नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम पार्ट 2 में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत संवेदनशील टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से सरकारी संरक्षण से आज़ादी की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। इसमें एक सरकार का व्यू है, एक स्टेक होल्डर्स जो हैं, एक इसमें किसानों की बुनियादी समस्याएँ और तीसरा जो है इसमें डब्ल्यूटीओ के हिसाब से और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से। तो आपको इसके लिए एक बैकड्रॉप चाहिए, तो हमने पिछले लेक्चर में कोशिश की है। चलिए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें फिर से इसको रिवाइज़ कर देते हैं। सरकार के मुताबिक कृषि से संबंधित ये जो तीनों अध्यादेश हैं, ये किसान और व्यापारियों के दोनों के हित में है। उन्हें अपना माल खरीदने बेचने की आज़ादी होगी। तो ये रॉकवे राउंड की वार्ता जो है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिसके जिस जिन हितों से चलती हैं, ये अध्यादेश उसी की दिशा में देखा जाना चाहिए, उसी की श्रृंखला का ये हिस्सा है। तो इसलिए सरकार इस पर रोल बैक नहीं करेगी, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है उससे सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लाइवलीहुड इस पे स्टेक पे आ जाएगा और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए इस पे आगे संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिस तरह के किसान अपनी ही भूमि पे अगर वो मजदूर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सभी के लिए। तो जिस तरीके से भी सेल्फ सफिशिएंसी है, चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो तीनों अध्यादेश हैं सबको पता है ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या है। तो इन तीनों अध्यादेशों में कोविड 19 जैसी जो इसमें अभूतपूर्व एक तरीके त्रासदी या आपदा आ गई है, जिसकी वजह से तालाबंदी हुई। उस दौरान जो लाए गए थे ये बिल्स, उसके बाद जो संसद के मौजूदा सत्र में इनको कानून की शक्ल दे दी गई। अब सिर्फ राष्ट्रपति जी के ही इसमें हस्ताक्षर होने बाकी हैं, और जिस तरीके से इसमें दस्तखत हो जाएंगे उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। और जिस तरह से पास कराया गया है राज्यसभा के अंदर स्पेशली, तो वो बहुत चिंताजनक है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इन जनरल। लेकिन अब इससे हो चुका है पास, अब इसमें आगे देखते हैं। तो इसकी मूलभूत बातों पे हम बात करते हैं। तो देश में अगर हम बात करें तो देश के जो किसान हैं उसके उत्पाद कृषि मंडी और लाइसेंसधारी व्यापारियों के बीच होती रही है, इनको बेच सकते थे। तो ये एक तरीके से एपीएमसी का मॉडल जो था, तो इन मंडियों में व्यापारियों की संख्या जो है वो कम होती जा रही थी। ये सबको पता था, जिससे दिक्कतें आने शुरू हो गई थी, जिससे जो है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पा रही थी और किसान हमेशा जो है एक तरीके का उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता था। तो अगर हम इसको और ज़्यादा डीपली हम इसको स्टडी करें तो कानूनी किसान जो है अपने उत्पाद को बाहर खुले में नहीं बेच सकते थे, ऐसा कानून कहता है। इसलिए वो मंडी और व्यापारियों के मोहताज बने रहते थे। ये इसको इस बैकड्रॉप में सरकार इन अध्यादेशों को लेके आई है, और ये आज़ादी और क्रांतिकारी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है इसे। तो ये बैकड्रॉप आप समझने का प्रयास करें। तो इसके बाद जो ये अध्यादेश के मुताबिक जो है कि उन्हें कहीं भी बेचने की आज़ादी देता है। लेकिन अगर हम इसको रियलिस्टिकली देखें, जिस तरीके से मक्का की आज है उसका 1850 है और एमएसपी है जैसे कहीं पर, लेकिन वो 700-800 रुपए का बिक रहा है। तो एमएसपी इनको मिलती ही नहीं है, सिर्फ 6% लोगों को 6% ही एमएसपी दिया जा रहा है। बाकी तो पहले ही हमारा एक तरीके से ओपन चल रहा है, जिसकी वजह से बदहाली है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आंकड़ा दिया था कि 15 सालों के अंदर 3,55,000 किसानों ने आत्महत्या की है। तो समझिए कि ये जो मुद्दा है ये कितना ज़्यादा संवेदनशील है, कितने इसमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की चाहिए, इसमें एक हमें ह्यूमन अप्रोच चाहिए, जिसके लिए सरकार को भी अपने विकल्प या एक तरीके से खुला रखना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। और जो आज़ादी बेचने की देता है इसमें ऐसा सरकार का कहना है। तो ये अध्यादेश जो है कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद बिक्री को भी मान्यता देता है, जो हमने अगली स्लाइड में इसको लिखा है। तो एक तरीके से जो इसमें राज्य सरकार है, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म या उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो होने वाली लेवी है, जो इसमें मंडी शुल्क है, इस तरह का या कोई भी उपकर जो है वो सरकार नहीं लगा सकती। जैसे पंजाब ने कहा था कि उन्हें 2200 करोड़ जो है उन्होंने रोड्स बनाने में लगाए हैं। इससे काफ़ी राज्यों में जो इससे एक रेवेन्यू आता है, लेकिन वो बहुत एक तरीके से कम रेवेन्यू है, लेकिन एक सब्सटेंशियल है और एक इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से जीएसटी का आपने देखा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार पीछे हट गई है, तो जिस तरीके से जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें क्या आगे वो बदहाल होंगी, इससे फेडरल स्ट्रक्चर को क्या दिक्कतें आएंगी, उस पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार का दावा है कि ये किसान, व्यापारी, आम उपभोक्ता इनसे उत्पाद बेचेंगे, खरीदेंगे, भंडारण, इनका परिवहन करेंगे। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, इनमें जो अड़चनें आती हैं, उनको दूर करने के लिए ये एक तरीके का लोक हित में उठाए गए कदम है। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप इसको रियलिस्टिक देखें, अगर आप हिंदुस्तान की हालत जानते हैं और उसमें किसानों के दर्द को अगर आप समझते हैं, अगर आपने खेती किसानी में देखा है लोगों को, तो आप समझ सकते हैं कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीज़ों का।
जिस तरीके से अडानी जी के एक तरीके से मोगा में आ गया है, जिस तरह सिंगूर में उनके दो एक तरीके से जिसको कहते हैं कि स्टोरेज सेंटर्स बन रहे हैं, जिस तरह से 18 और इन द पाइपलाइन है, तो जिस इसमें एफसीआई का रोल ही खत्म हो जाना है फिर धीरे धीरे। अभी ये नहीं होगा, सरकार का जो कहना है वो सही है कि मंडियां बनी रहेंगी, आड़तियों के आप बेचें, आपको चुनाव करने का मौका है, आप किसी को भी बेच सकते हैं, आपको स्वतंत्रता। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से इसमें रेगुलेशन खत्म हो जाएगा तो किसान जो है उसकी समस्या और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी। अगर आपका मान लेते हैं कि आपकी जो मंडियों में प्रॉब्लम्स हैं, आड़ती को इस तरफ से एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है, लेकिन उस सिस्टम को सुधारने के बजाय अगर आप वो पूरे सिस्टम को अगर आप एक तरीके से ओवरऑल करने, इस तरह से योगेंद्र यादव जी का भी कहना था, मैंने सुना था उन्हें किसी टीवी न्यूज़ चैनल पे, वो ये कह रहे थे कि उस छत को ही अगर आप हटा दें, माना उस छत में लीकेज है या कुछ है, तो वो कितना हद तक सही है एक तरीके से। तो इसके जरिए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके जरिए जैसे देवेंद्र शर्मा जी ने इस पे बहुत कहा है कि एमएसपी जो है उनके 45 साल में 19 गुना बढ़ी है, उनके जो एमएसपी के, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से 19 गुना उनकी इनकम बढ़ी है, लेकिन बाकियों की आप देखेंगे तो 150 से 300 गुना बढ़ी है बाकी सेक्टर्स के अंदर। तो वो किस तरीके से भयावह स्थिति है, तो किसान की जो आमदनी है तो वो कितनी होगी, कैसे होगी, उसको कैलकुलेट। तो इन मुद्दों को हम अगर हम थोड़ा सा और विस्तृत जाएं और अंदर जाएंगे तो इसके जरिए जो किसान को बेहतर मूल्य मिलेगा, कृषि उपज जो है मंडिया समिति का एकाधिकार खत्म होगा, उनकी मोनोपोली खत्म होगी, तो इससे व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। लेकिन जब बिग बिग कॉन्ट्रैक्ट जब आ जाते हैं, जिस तरीके से आप टेलीकॉम सेक्टर में देखें, जब बिग मार्केट प्लेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद एक और मोनोपोली, एक अलग तरीके की मोनोपोली होगी। और अगर वो 10 से 15 साल के लिए, जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में देखा, जिस तरीके से उन्होंने कैश क्रॉप्स की तरफ उनको बढ़ाया, तो उससे सॉइल की जो एक तरीके से क्वालिटी है, जो रोटेशन है, वो मुद्दे अलग और कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ बढ़ जाएंगे, जो नकदी फसल की तरफ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। क्योंकि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि 200 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर वेस्टर्न कंट्रीज देती हैं क्योंकि ये बाय नेचर, बाय इनहेरेंटली बाय नेचर जो है एग्रीकल्चर, ये एक तरीके का घाटे का सौदा है। तो ये बिना सरकारी मदद के ये प्रॉस्पर या स्टेबल नहीं रह सकता। इतनी छोटी सी बात अगर इकोनॉमिस्ट के समझ में नहीं आ रही है, पॉलिसी मेकर्स के समझ में नहीं आ रही है, पूरी दुनिया में आप एग्रीकल्चर उठा के देख लीजिए, कहीं पर नहीं है। मैंने पूरा चैप्टर अपनी थीसिस के दौरान इस पर पूरा लिखा था किस तरीके से बाइबल, उसमें काफी सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कभी किसी दिन फ्यूचर में कोई एग्रीकल्चर मुद्दे पे। तो चलिए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो होगा एक तरीके से जो सरकार का कहना है कि इससे खरीद बिक्री में कुशलता आएगी, पारदर्शिता आएगी, ये बाधा रहित व्यापार की तरफ प्रोत्साहित करेगा। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। तो सरकार के मुताबिक जो है ये तीनों अध्यादेश जो है किसान और व्यापारियों के हित में है। ये बार बार सरकार का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन में 2 बार भी कहा है इस बात को, और जिस देश से कहा है, और अपना माल खरीदने और बेचने की आज़ादी देता है। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि कृषि उत्पादों की स्वतंत्र खरीद बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो है एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था खत्म करने जा रही है। ये इसका बहुत जेन्युइन कंसर्न है और किसानों का ऐसा मानना है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी जो एक तरीका प्रोटेस्ट हो रहा है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल से क्योंकि थोड़ी लॉन्ग सीरीज होने वाली है। तो किसानों का जो एक तरीके से सशक्तिकरण और संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध है, या जिस तरीके से कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 का है, इसके तहत किसान जो है किसी व्यक्ति, सरकारी संस्था आदि के साथ अपनी उपज बेचने का अग्रिम करार कर सकता है। तो इसको एक तरीका वायदा कारोबार या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे। वाजपेयी जी के टाइम पे काफी चर्चित हुआ था, और उसके बाद आपने देखा था किस तरह से महाराष्ट्र में संकट आ गया था। तो ये जो वायदा, आपकी फसल अभी हुई नहीं है, आप मानसून पे डिपेंडेंट है, इरिगेशन आपके यहाँ है नहीं, तो जिस तरीके से अगर आपकी फसल बोई नहीं और मानसून अगर खराब हो गया तो उसके बाद जो लॉसेस होंगे आपको, किसानों उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये हमने देखा है, इसके साक्ष्य मौजूद है, महाराष्ट्र की केस स्टडी है, आंध्रा की केस स्टडी है। तो जिस तरीके से अग्रिम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको लेके अलग जेन्युइन कंसर्न्स है। तो इस करार के बाद उत्पाद की जो कीमत है परस्पर सहमति से तय है और उसकी सहमति की छूट है, ऐसा थ्योरी कहती है। लेकिन जब आप इसके एप्लीकेशन में जाएंगे तो इसमें एक नई किस्म का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एक तरीके का मॉन्स्टर वो जो है वो तांडव करने के लिए तैयार बैठा है। तो इस करार के उत्पाद में जो कीमत जो होगी परस्पर सहमति से तय करेगी, ये फिर से छूट है, एक तरीके से एकेडमिक है, एकेडमिक से ओवर सिंप्लीफिकेशन है इसका। तो करार के तहत जो किसान को मिलने वाली रकम है उसके द्वारा बैंक या किसी भी सरकारी योजना के लिए कर्ज से लिंक कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक कैच है, बहुत बड़ा कैच है जो बताया नहीं जा रहा है, वो ये है कि यानी उपज के दाम मिलने से पहले कर्ज चुकाया जाएगा और शेष रकम किसानों के खेतों में आएगी। अब ये बात जो है जिसकी वजह से हर किसी को चिंतित होना चाहिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुटा है। तो यानी कि पहले बैंक अपना वो काट लेगा, उसके बाद कर्ज चुकाया जाएगा, उसके बाद शेष रकम किसान के खेतों में आएगी। तो यानी कि इस मुद्दे को लेकर के इस पे
व्यापक बहस, इस पे ट्रांसपेरेंसी और इस पे किसानों के हित की तरफ से उनको संरक्षण मिलना अनिवार्य है। इसके बाद जो कृषि उत्पाद की जो खरीद बिक्री है उसको नियंत्रित करने वाला जो राज्य सरकारों का कानून इस करार पर लागू नहीं होंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आवश्यक वस्तु संशोधन है जो एसेंशियल कमोडिटीज का अध्यादेश है, इसे भी पारित करा लिया गया है। तो संशोधन में अनाज, दालें, खाद्यान्न, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल जिसको हम कहते हैं, चीनी, आवश्यक वस्तुओं को दायरे से बाहर कर दिया गया, यानी कि अब इनके आप स्टोरेज करिए। अब जिस तरीके से प्राइस का तांडव होगा फेस्टिव सीजन के अंदर, उसकी अब कल्पना से पा रहे हैं, ऐसा होता रहा है। जादपुर मंडी तक आते आते जो महाराष्ट्र नासिक से जो होता है उसमें जो 18 का चेन है उसमें जो तांडव होता है प्राइसेस को लेके, जो उसमें स्टोरेज होती है, अभी तक वो जो एक तरीके से कवर के अंदर थी होता अब भी है, लेकिन वो अब जो होगा एक तरीके से खुल के आ जाएगा, वो कानूनी तौर पे अब आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके बाद जो है यानी कि अब इनका असीमित संग्रहण, भंडारण और परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, यानी आप कहीं से खरीद के कहीं भेज सकते हैं, किसी भी मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे जो फ्लेक्सिबल एक तरीके जो ऐसी केपेबल मसल है वो कॉर्पोरेट्स के पास होगी। तो एक नई तरह की मोनोपोली को क्या आप जन्म देने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है, चलिए हम इसको, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको हम कंक्लूड करेंगे थर्ड पार्ट में इसी सीरीज को। उसके बाद हम अन्य लेक्चरों को हम इस पे बात आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।